वेलकम गाइस, गुरु एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। रीट साइंस के अंदर जो सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग हैं उनके अंदर मुख्यतः 5 रोग दिए गए हैं। टाइफाइड, डिप्थीरिया, ट्यूबरकुलोसिस, कॉलेरा और खसरा। 5 रोगों के ऊपर मैं अलग से वीडियो डिटेल से बना चुका हूँ और यही 5 रोग आपके सिलेबस में पूछने वाले हैं। लेकिन कई बार क्या हो जाता है, कुछ जो मुख्य रोग होते हैं, चेचक है, मलेरिया है, हीमोफीलिया है, वर्णांधता है, दाद है, रिंग वॉर्म है या चेचक है, छोटी माता है, पोलियोमाइसिटिस है, मलेरिया है, डेंगू है, इनके अंदर से भी एक एक नंबर के क्या है क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ शॉर्ट के अंदर इन सारे डिजीज के बारे में एक दो लाइन बता रहा हूँ। वो आपको एक दो इंपॉर्टेंट लाइंस क्या कर लेनी, नोट डाउन कर लेनी है, क्योंकि उनके अलावा आपको पूछने वाले नहीं। क्योंकि मुख्य तो आपके 5 डिजीज ही है, ये तो ऑप्शनल मतलब आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, इसलिए एक नंबर में इसका सवाल पूछ लेते हैं। तो कोई यहाँ पर ये नहीं कहेगा कि सर आपने डिटेल से नहीं बताया। यहाँ पर हम सिर्फ रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग से 1 से 2 लाइन ही देखेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे और इन सारी बच्ची खची डिजीज को क्या कर लेंगे, आज कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहला है हमारा एड्स। कौन सा है? एड्स। तो एड्स में एक सवाल ये आ जाता है कि एड्स की फुल फॉर्म क्या है। तो एड्स की फुल फॉर्म ए का मतलब है एक्वायर्ड, आई फॉर इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। नाम याद हो जाएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब देखो, अगर इसे हिंदी में लिखना चाहें तो एक्वायर्ड का मीनिंग हो जाएगा उपार्जित और इम्यूनो का मतलब हो जाएगा अपने प्रतिरक्षा और डेफिशिएंसी का मतलब होता है न्यूनता, मतलब कमी होना। तो बोल देंगे सन्यूनता, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है सन्यूनता लक्षण। अब देखेंगे कि उपार्जित प्रतिरक्षा सन्यूनता लक्षण, लेकिन आपको एग्जाम के अंदर केवल कौन सा नाम याद रखना है? इंग्लिश वाला नाम ही याद रखना है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब ध्यान देना, ये एक प्रकार की वायरल डिजीज है। वायरल का मतलब विषाणु जनित रोग है। कैसा रोग है? विषाणु जनित रोग है। विषाणु जनित रोग है, इसका मतलब इसका रोग कारक होगा वो भी कौन सा होगा? विषाणु होगा। और उस रोग कारक विषाणु का नाम क्या है? HIV। क्या नाम है? HIV। H फॉर ह्यूमन, I फॉर इम्यूनो और यहां पर आ जाएगा कि डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी इसलिए वर्ड आ रहा है कि ये जो वायरस है, HIV वायरस, जो एड्स का पैथोजन है, रोग कारक, ये ह्यूमन की इम्यूनिटी सिस्टम को क्या कर देता है? डेफिशिएंसी मतलब कम कर देता है। तो इसका नाम रख दिया ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एक सवाल और आ जाता है कि ये जो HIV वायरस है वो कौन से कैटेगरी का मेंबर है? तो रिट्रोवायरस। क्या नाम दिया जाता है इसे? रिट्रोवायरस भी बोलते हैं। HIV को रिट्रोवायरस यानी फुल फॉर्म में ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस भी बोलते हैं। अगर इसके अलावा एक और हम बात करें तो इसका टेस्ट भी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भाई कौन सा टेस्ट करवाने से इसको प्रूफ किया जा सकता है कि भाई हमें एड्स हुआ या नहीं हुआ। तो उसके लिए टेस्ट है आपका एलाइजा टेस्ट। कौन सा टेस्ट है? एलाइजा टेस्ट। आज जो हम डिजीज पढ़ रहे हैं सिर्फ शॉर्ट के अंदर, क्योंकि रीट के अंदर इनके बारे में ज़्यादा डिटेल से नहीं पूछते हैं। तो ये आपको याद रखना है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो वायरल डिजीज है, विषाणु जनित रोग है, जो कि HIV वायरस रोग कारक कौन है इसका? HIV वायरस। और उस रोग कारक की फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है। और टेस्ट की अगर हम बात करें तो टेस्ट कौन सा होगा? एलाइजा टेस्ट। अब इसके बाद में हम बात करेंगे डेंगू की। कर रहे हैं डेंगू की, तो देखेंगे डेंगू का जो रोग है, तो ये जो डेंगू रोग है विषाणु जनित रोग है। कैसा रोग है? विषाणु जनित, मतलब वायरल डिजीज है, विषाणु वायरस के द्वारा होता है। तो इसका जो रोग कारक है, पैथोजन कि जिसके कारण से रोग होता है, तो वो रोग कारक कौन है? अरबो वायरस। क्या नाम है उसका? अरबो वायरस। लेकिन आपने अरबो वायरस नाम बहुत ही कम सुना होगा। वास्तव में इससे डेंगू वायरस ही बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? डेंगू वायरस। तो इसके रोग कारक के 2 नाम हो गए आपके, एक तो अरबो वायरस या फिर डेंगू वायरस। ध्यान देने वाली बात है, ये तो रोग कारक है जिससे रोग होगा, लेकिन इसका एक वाहक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहीं से पूछते हैं कि डेंगू रोग को फैलाता कौन है? तो उसके लिए एक मादा मच्छर है। उस मादा मच्छर का नाम आप याद कर लेंगे, एडिज एजिप्टी। क्या नाम है? एडिज एजिप्टी। एडिज एडिज एजिप्टी। तो ये जो वाहक है
ये उसको फैलाने का काम कर रही है। और जो रोग कारक है जिसकी वजह से हो रहा है वो कौन है? डेंगू वायरस, अरबो वायरस। अगर इसके हम लक्षणों की बात करें तो इसे हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है। पहली बात तो इसे डेंगू वायरस का एक और नाम हो गया हड्डी तोड़ बुखार। बोन ब्रेकिंग फीवर या डैंडी फीवर भी इसका नाम है। बोन ब्रेकिंग फीवर मतलब हड्डी तोड़ बुखार। इसके अलावा ऐसे कुछ लोग डैंडी फीवर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डैंडी फीवर। अब ध्यान देना, लक्षण के अंदर सिर दर्द, शरीर में कमजोरी, दर्द और ये जो मांसपेशियों में दर्द, ये हर बीमारी के अंदर लगभग कॉमन सिम्टम्स होते हैं, लक्षण। लेकिन हर रोग का एक मुख्य लक्षण होता है जिसके आधार पर उस रोग की क्या की जाती है? पहचान की जाती है। तो इसका जो सबसे मुख्य लक्षण है वो ये है कि शरीर में रुधिर बिंबाणुओं की संख्या में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो लिख दिया, शरीर में रुधिर बिंबाणुओं की संख्या में क्या होती है? संख्या में कमी हो जाती है। ये सबसे मुख्य लक्षण है इसका, शरीर में रुधिर बिंबाणुओं की संख्या में क्या आती है? कमी। लेकिन ध्यान देना, डॉक्टर्स इस कमी को पूर्ण करने के लिए आपको एक उपचार बताएंगे और वो उपचार ये होगा, पपीते के पत्ते का जूस पीने से, पपीते के पत्ते का जूस पीने से रुधिर बिंबाणुओं की संख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है। और इसके अलावा अगर हम केमिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पर एक चीज़ दी जाती है माइकोफिनोलिक एसिड, माइकोफिनोलिक एसिड एंड राइबावायरिन। राइबावायरिन जो ड्रग्स होते हैं वो क्या होते हैं? दिए जाते हैं। राइबावायरिन ड्रग्स वगैरह क्या दिए जाते हैं? ये पूरे दिए जाते हैं। लेकिन आपने ध्यान दिया कि फैलता किसकी वजह से? मादा मच्छर की वजह से। तो इन मच्छरों को पनपते कहाँ मच्छर? रुके हुए पानी में। जैसे आपके घर के बाहर नाली है, वहाँ पानी रुका हुआ या बारिश में इकट्ठा हो गया, तो ऐसी जगह में आपको क्या कर देना चाहिए? गंबूसिया फिश जो होती है, गंबूसिया मछली, वो डाल देनी चाहिए। छोटी छोटी मछली आती है गंबूसिया मछली, उस पानी में आप डाल देंगे तो वो गंबूसिया मछली इस एडिज एजिप्टी मच्छर के लार्वा को क्या कर देगी? खत्म कर देगी। तो इस प्रकार से इस रोग को क्या है? फैलने से रोका जा सकता है। भले ही ये डेंगू वायरस के कारण से होता है लेकिन फैला रहा कौन है? एडिज एजिप्टी। अब हम बात कर रहे हैं रेबीज रोग के ऊपर। रेबीज रोग का नाम आपने कॉमनली बहुत सुना होगा क्योंकि बचपन से इसे पढ़ाते हैं रेबीज रोग को। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है, रेबीज जो है एक प्रकार से डर वाली बीमारी भी है क्योंकि इसे जल आतंक भी कहा जाता है। रेबीज को जल आतंक रोग भी कहा जाता है और इंग्लिश में कहें तो अगर हम हाइड्रोफोबिया भी बोला जाता है इसे। तीनों नाम याद रखने, रेबीज वाय रोग या फिर जल आतंक या हाइड्रोफोबिया, तीनों का नाम किसी का है? इसी का ही है। अब देखो, हाइड्रो का मतलब हो गया वाटर और फोबिया का मतलब होता है डर। तो मतलब यहाँ पर जो रोगी है उसको जल से क्या लगेगा? डर लगेगा, इसीलिए बोल दिया जल आतंक या रेबीज रोग। अगर इसके रोग कारक विषाणु की बात करें तो ये भी विषाणु जनित रोगी है। इसका जो विषाणु जनित रोग है तो वो कौन है विषाणु? इसका रेबीज वायरस। कौन नाम है? रेबीज वायरस ही बोल देते हैं उसको नाम, या उसका नाम आपको कहीं पे देखने को पढ़ने को मिलेगा रेब्डो वायरस। क्या नाम देखने को मिलेगा? रेब्डो वायरस। तो ये आपको ध्यान में रखना है। पहला तो रेबीज रोग को जल आतंक, हाइड्रोफोबिया का मतलब, हाइड्रो का मतलब जल और फोबिया का मतलब डर, तो जल से उसे क्या लग रहा है? डर लग रहा है। और रोग कारक की बात करें तो रोग कारक कौन है? रेबीज वायरस और रेब्डो वायरस। लक्षण में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि जल से उसे क्या लगने लगता है? डर लगने लगता है। और शरीर में जो तंत्रिका तंत्र है उसको क्या करेगा? प्रभावित करेगा। लक्षण के अंदर आपको यह याद रखना है, तंत्रिका तंत्र को क्या करेगा? प्रभावित करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट स्टमक लगा लेना है। और रेब्डो वायरस इसका नाम ज़्यादा फेमस है। और हाइड्रोफोबिया, इसमें जल से क्या लगता है? उसे डर लगता है। तो ये हो गया रेबीज रोग के अंदर आपको याद रखना है। और अगर उपचार की बात करें तो जो पागल कुत्ते या जो बंदर वगैरह होते हैं पागल, उन्हीं की वजह से ये क्या होता है। लेकिन ध्यान देना, जब वो हमारे को काटते हैं, कुत्ता कोई मान लो काट गया, तो ये जो रेबीज वायरस उसकी लार में उपस्थित होता है। कहाँ पे उपस्थित होता है? लार में। और उसी लार का हमारे बॉडी फ्लूइड यानी कि देह तरल के संपर्क में आने से, और वायरस है, वायरस बॉडी के देह तरल के संपर्क में आने क्या हो जाता है? एक्टिव। और हमारी बॉडी में क्या करता है? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और इससे हमें क्या लगता है? जल से डर लगता है। हाँ, अब हम बात कर रहे हैं पोलियोमाइलिटिस की। पोलियोमाइलिटिस के अंदर ये भी एक प्रकार की वायरल डिजीज है। वायरल का मतलब वायरस यानी विषाणु जनित रोग है।
तो ये भी हो गया आपका विषाणु जनित रोग। कौन से विषाणु से होगी, तो आंसर होगा इसका एंटेरो वायरस। क्या नाम होगा, एंटेरो वायरस। और इस एंटेरो वायरस के ऊपर क्वेश्चन ये आता है कि सबसे छोटा वायरस कौन सा है, स्मॉलेस्ट वायरस अगर कोई है तो वो कौन सा वायरस है, एंटेरो वायरस। तो लिख देंगे सबसे छोटा विषाणु, सबसे छोटा विषाणु कौन सा है, अपना एंटेरो वायरस। तो ये आपको याद रखना है इसके अंदर। यहाँ पर एक चीज़ और है कि एक तो तंत्रिका तंत्र, इसके अलावा तंत्रिका तंत्र व मांसपेशियों में क्या करता है, प्रभावित करता है। और इसके अलावा शरीर के हाथ व पैर वाले भाग को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। तो यहाँ पर तो सिर्फ एक ही सवाल इसके अंदर से आएगा कि पोलियोमाइलिटिस रोग कौन से वायरस के कारण से होता है, तो एंटेरो वायरस। स्मॉलेस्ट वायरस जो है, सबसे छोटा विषाणु भी कौन सा है, एंटेरो वायरस। इसके बाद में हम बात करेंगे चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स यानी छोटी माता भी इसे ही बोला जाता है। कॉमन लैंग्वेज में इसे क्या बोलते हैं, छोटी माता, छोटी माता। तो चिकन पॉक्स जो है उसे स्मॉल पॉक्स भी बोलते हैं और छोटी माता भी बोलते हैं। अगर इसके रोग कारक की बात करें हम, तो रोग कारक ये भी एक प्रकार के विषाणु जनित रोग है। कैसा रोग है, विषाणु जनित, विषाणु के द्वारा हो रहा है। तो इसके विषाणु का नाम है पॉक्स वायरस। क्या नाम है, पॉक्स वायरस। लेकिन इससे भी ज़्यादा एग्जाम में इसका दूसरा नाम फेमस है, वेरिसेला वायरस। क्या नाम फेमस है, वेरिसेला वायरस। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि पोलियोमाइलिटिस तो एंटेरो वायरस के कारण से होता है और ये सबसे छोटा विषाणु है एंटेरो वायरस, ये याद रखना है। और चिकन पॉक्स यानी कि चेचक भी बोलते हैं इसे, चेचक, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, छोटी माता, 4 नाम हो गए इसके। और ये जो रोग कारक है, जो इसका विषाणु जनित रोग है, वो वायरस कौन सा है, पॉक्स वायरस, या फिर उसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, वेरिसेला वायरस। अब विषाणु जनित रोगों के अंदर ये एक और रोग आ जाता है जिसको हम बोलते हैं सामान्य सर्दी जुकाम। आपने देखा होगा कि आपको सामान्य सर्दी जुकाम तो लगता ही, देखो सामान्य सर्दी जुकाम ज़्यादा भयानक बीमारी नहीं है, जिसको कॉमन कोल्ड भी बोलते हैं कुछ लोग। आप ध्यान देना, इसका नाम कॉमन कोल्ड है। तो ये जो है ये भी विषाणु जनित रोग है। कैसा रोग है, विषाणु जनित रोग, मतलब विषाणु के द्वारा होता है। तो इसका जो विषाणु है रोग कारक वो कौन सा है, तो उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो वो विषाणु है राइनो वायरस। कौन सा वायरस है, राइनो वायरस। और राइनो का मतलब होता है नाक। बायो या मेडिकल के अंदर राइनो किसको रिप्रेजेंट करता है, नाक को, यानी इसे नासा विषाणु भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नासा विषाणु। अगर शुद्ध हिंदी में इसका नाम लिखे हैं तो नासा विषाणु, और इंग्लिश में लिखे तो राइनो वायरस। लेकिन आपको देखने को क्या मिलेगा, राइनो वायरस। लेकिन ध्यान देने वाली बात सबसे इंपॉर्टेंट अगर इसके अंदर है कोई लक्षण में, तो जो नासीय संकुलता, मतलब बोल सकते हैं नाक से द्रव पदार्थ का बहना, और 3 से 4-5 दिन तक हल्की सी सिरदर्द या ठंडे लगना, ये इसके कॉमन लक्षण। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, ध्यान देने वाली बात ये है कि यह नाक व श्वसन पथ को संक्रमित करता है। वापस समझ लेना, नाक को संक्रमित करता है। इसलिए आपने देखा होगा जब नाक बहता है तो नाक क्या हो जाती है, लाल हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लामेशन क्रिएट कर रहे हैं ये लोग। तो नाक व श्वसन पथ को क्या करता है, संक्रमित करता है राइनो वायरस। लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं कि नाक और श्वसन पथ का संबंध फेफड़ों से है, क्योंकि वायु उसी माध्यम से फेफड़ों में प्रवेश कर रही है। तो क्या ये फेफड़ों में जाएगा, नहीं, क्योंकि जो ट्रेकिया होती है हमारी श्वास नली, उसके चारों तरफ जो कार्टिलेजिनस होते हैं, इनके बीच में से जब वो वायरस निकलता है तो यहाँ पर जो म्यूकस सिक्रेट हो रहा है वो वहाँ पर ये क्या हो जाता है, चिपक जाता है और वापस रिमूव कर दिया जाता है। तो ये केवल नाक और श्वसन पथ को ही क्या करता है, संक्रमित करता है, लेकिन फेफड़ों को नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इसकी बनती है राइनो वायरस की, लेकिन फेफड़ों को नहीं। तो ये लाइन आपको ध्यान रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि सामान्य सर्दी जुकाम में राइनो वायरस नाक व श्वसन पथ को ही संक्रमित करता है, लेकिन फेफड़ों को संक्रमित नहीं करता है। तो ये तो हो गया आपका राइनो वायरस सामान्य सर्दी जुकाम, जो किसको प्रभावित करेगा, नाक और श्वसन पथ को प्रभावित करेगा, लेकिन फेफड़ों को कोई प्रभावित करने वाला नहीं है। एक सामान्य बीमारी जो आपके अंदर देखी जाती है उसके बारे में अगर हम बात कर ले हैं तो दस्त तथा पेचिस की बात करेंगे। देखो, दस्त को हम कोलेरा हैजा के अंदर भी पढ़ते हैं, वहाँ पर भी इसके लक्षण लगभग समान है, लेकिन वहाँ पे चावल के मांड जैसे
उस तरीके का क्या है, जलीय दस्त निकलते हैं। लेकिन यहाँ पर दस्त की बात अलग हो रही है, जो बिल्कुल ही जलीय दस्त होते हैं उनकी बात हो रही है। तो ये कौन से जीवाणु के कारण से होता है, ई कोलाई जीवाणु के कारण से होता है। वापस ध्यान देंगे, ई कोलाई जीवाणु के द्वारा दस्त या पैचिस रोग होता है। तो ये जीवाणु जनित रोग हो गया, रोग कारक कौन सा हो गया, ई कोलाई। तो एक नंबर के अंदर सिर्फ आपको ये याद रखना है, दस्त तथा पैचिस, जो कि क्या होते हैं, ई कोलाई जीवाणु के द्वारा संक्रमित होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कुष्ठ रोग की। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से सवाल एक बार बहुत बार आया हुआ है। इसका जो रोग कारक है, फिर वही बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये जीवाणु जनित है या विषाणु जनित। तो ये रोग है जीवाणु जनित, जो किसके माध्यम से होता है, जीवाणु के द्वारा होता है। तो इसका रोग कारक कौन हो गया, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। इसका नाम याद रखना है आपको, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। तो इस जीवाणु के कारण से ये रोग होता है। तो रोग कारक हो गया माइकोबैक्टीरियम लेप्री। लक्षण की अगर हम बात करें तो ये रोग अपने आप में खतरनाक रोग है। इसमें रोगी से आपको दूर रहना बहुत ज़रूरी है। अगर रोगी के संपर्क में आप आ गए तो आपको भी बीमारी जल्दी से हो जाएगी। इसलिए कुष्ठ रोगी जो होते हैं, जिनको इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेप्रोसी, इसलिए इसका नाम लेप्री जाति का नाम रख दिया गया। लक्षण की अगर हम बात करें तो त्वचा की जो है संवेदनशीलता खत्म होने लगती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यहाँ पर यही है। और जब त्वचा की संवेदनशीलता खत्म होने लगती है तो वातावरणीय में जो परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में आपको ज्ञान नहीं हो पाता है। दूसरी बात यहाँ पर और एक और इसका सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो त्वचा है वो गलने लगती है। तो त्वचा पर त्वचा का गलना, तो त्वचा के कौन से भाग गलना स्टार्ट हो जाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है अंगुलियां। आप जब फोटो देखेंगे दाद इसके कुष्ठ रोगी का तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से अंगुलियां उसकी क्या है, सड़ने लग रही है, मतलब गल रही है। तो त्वचा का गलना, अंगुलियां उसमें क्या हो गई, मुख्य हो गई। तो त्वचा की संवेदनशीलता कम हो गई और इसके कारण से त्वचा पर क्या पड़ने लगते हैं, फोड़े पड़ने लग जाते हैं। क्या पड़ने लगते हैं, फोड़े। और इन फोड़ों से क्या निकलता है, पस निकलता है। तो त्वचा पर फोड़े पड़ना और इन फोड़ों से क्या निकलता है, पस निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से कुष्ठ रोग के अंदर आपको माइकोबैक्टीरियम लेप्री याद रखना है, जिसके अंदर त्वचा की संवेदनशीलता भी कम हो जाती है और त्वचा का गलना क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। और त्वचा पर फोड़े भी पड़ने क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो है एमडीटी। क्या है, एमडीटी। एमडीटी का मतलब है मल्टी ड्रग थेरेपी। मतलब बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के ड्रग्स दे करके इसकी जो जीवाणु है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, उसके ग्रोथ के ऊपर क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। और अगर बचाव की बात करें तो इन्फेक्टेड पर्सन से यानी संक्रमित रोगी से आपको क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। ये सबसे इसका इम्पोर्टेंट बचाव है। अब हम बात कर रहे हैं मलेरिया पे। सबसे घातक बीमारी, आपने नाम सुना ही होगा इसका, किसी टाइम ये एक प्रकार से महामारी के रूप में भी देखने को मिली थी। तो मलेरिया की बात हम कर रहे हैं। अब ध्यान देना, मलेरिया विषाणु जनित रोग भी नहीं है और जीवाणु जनित रोग भी नहीं है, ये एक प्रोटोजोअन जनित रोग है। प्रोटोजोअन जनित रोग का मतलब ये कह सकते हैं कि ये प्रोटोजोआ से होती है। प्रोटोजोआ जो सूक्ष्म जीव है उनके कारण से ही होती है, तो इसको बोल दिया प्रोटोजोअन जनित रोग। प्रोटोजोअन जनित रोग। तो इसका कौन सा प्रोटोजोआ ऐसा है यानी रोग कारक है जिसकी वजह से रोग होता है, तो वो रोग कारक जो इसका है वो प्लाज्मोडियम है। कौन सा रोग कारक है, प्लाज्मोडियम। तो यहाँ पर केवल एक प्लाज्मोडियम नहीं लिखा जा सकता, ये प्लाज्मोडियम तो एक वंश है। इस प्लाज्मोडियम की जितनी भी जातियाँ हैं वो सारी की सारी जातियाँ क्या करती हैं, मलेरिया को उत्पन्न करती है। वापस समझेंगे, रोग कारक प्रोटोजोआ है, प्लाज्मोडियम जो इसका वंश है, और इसकी जो जातियां हैं वो 4 होती है वैसे, लेकिन आपको मुख्यतः 3 याद रखनी है। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, और जो दूसरी एक और जाति है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, दूसरी जाति की बात करें हम तो मलेरियाई है एक, और एक जो और है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है। तो ध्यान देना, प्लाज्मोडियम जो वंश है मतलब प्रोटोजोअन है, उसके अंदर प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरियाई एंड प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये जो चारों जातियां हैं
ये चारों जातियां क्या करती है, मलेरिया को उत्पन्न करती है। लेकिन ध्यान देना, इस प्लाज्मोडियम को परपोषी की आवश्यकता होती है, और वो परपोषी कौन से होते हैं, दो, मनुष्य और मच्छर। वापस समझेंगे, मनुष्य और मच्छर। मतलब जब ये मनुष्य में प्रवेश करेगा तो ये क्या करेगा, अपना जनसंख्या जनन के माध्यम से क्या करता है, अपने नंबर को बढ़ाता है। लेकिन उससे पहले ये एक और परपोषी में होकर के आ जाता है, उस परपोषी का नाम होगा मच्छर। इसका मतलब ये पहले मच्छर के प्रवेश करेगा अंदर, फिर हमारे अंदर प्रवेश करेगा। तो बोल दिया कि इसको दो परपोषी मनुष्य और मच्छर दोनों की आवश्यकता होती है। और इसका जो वाहक है, वाहक का मतलब जिसकी वजह से ये फैलती है, तो वो कौन सा मच्छर है, मादा एनाफिलीज मच्छर है। कौन सा मच्छर है, मादा एनाफिलीज मच्छर। आपने एक चीज नोटिस करनी है कि जैसे डेंगू था, वहां पे एडिस एजिप्टी था, वो भी मादा थी, मतलब फीमेल ही बीमारियां फैलाती है, मेल नहीं। तो बोल दिया है कि मादा एनाफिलीज मच्छर ही यहाँ पर, तो हर जितने भी मच्छर है वो सारे कौन से, मादा ही बीमारी फैलाते हैं। तो बोल दिया मनुष्य और मच्छर यहाँ पर दो परपोषी हो गए। और इसके अंदर अगर हमारे को पूछ लें कि चारों में से, तीनों में से सबसे खतरनाक मैलिग्नेंट मलेरिया कौन सा होगा, दुर्दम मलेरिया मैलिग्नेट। तो मैलिग्नेट यहाँ पर जो मैलिग्नेट का मीनिंग ये होता है दुर्दम, मतलब खतरनाक, भयानक। तो मैलिग्नेट जो है यहाँ पर वो कौन सा है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। जब प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से मलेरिया होता है तो वो क्या हो जाता है, भयानक। सबसे पहले क्या करेगा, मच्छर आपको डंक मारेगा, और वो डंक के माध्यम से आपने इसी प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम मलेरिया वाइवेक्स, इस प्लाज्मोडियम को क्या करेगा, आपके शरीर में प्रवेश करवा देगा। और वो सबसे पहले कहाँ पर अटैक करता है, यकृत के ऊपर। और यकृत के अंदर जाकर के वहाँ पर वो आरबीसी को फोड़ता है, और हीमोजोइन नामक एक अविषालु पदार्थ क्या करता है, सेक्रेट करता है। और इस प्रकार से अपने नंबर्स को बढ़ाते हुए वो शरीर पे क्या करता है, अटैक करता है। लेकिन ध्यान देना, जब वो आरबीसी को फोड़कर हीमोजोइन नामक पदार्थ को स्रावित करता है तो वहाँ पर तेज बुखार आने की संभावना क्या होती है, बढ़ती है। मलेरिया में यही होता है, तेज बुखार। लेकिन वो क्या है, 1 से 2 दिन छोड़ के, आज तेज होगा, कल कम हो जाएगा, फिर कम होगा, तेज हो जाएगा, इस तरीके से वो बढ़ता रहेगा। मलेरिया में सबसे अधिक अगर आपके शरीर का कोई अंग प्रभावित होता है तो वो कौन सा है, प्लीहा, स्प्लीन, जिसे आरबीसी का क्या कहा जाता है, कब्रिस्तान कहा जाता है। तो ये प्लीहा जो है, स्प्लीन, वो मलेरिया में सबसे अधिक प्रभावित अंग होता है। तो इस तरीके से आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। अब हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ और एनीमिया के ऊपर। अब ध्यान देना, एनीमिया जो रोग है और मधुमेह, मधुमेह को सामान्य भाषा में लोग डायबिटीज़ बोलते हैं इंग्लिश में, और एनीमिया को तो एनीमिया ही बोलते हैं, और ऐसे रक्ताल्पता भी बोलते हैं, रक्त अल्पता, इसका शुद्ध हिंदी में नाम है रक्त अल्पता। अब ध्यान देना, क्योंकि आपको मालूम है कि जो रुधिर कणिकाएं होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, उसके अंदर आरबीसी केवल 99% होती है, और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स दोनों मिलकर के कितना परसेंट बनाती है, 1%। तो वास्तव में यहाँ पर कुछ लोग ये लिखते हैं कि शरीर में रुधिर की कमी। अब मैं एक सवाल यहाँ पे कर सकता हूँ कि रुधिर की कमी से एनीमिया होता है, यह थोड़ा सही है, लेकिन इससे ज़्यादा सही ये होगा कि शरीर में आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया होता है। वापस समझ लेंगे, शरीर में रुधिर की कमी से कौन सा रोग है, एनीमिया, तो भी लिखो सही है, लेकिन उससे ज़्यादा उचित यह है कि शरीर में किसकी कमी हो जाती है, आरबीसी की कमी होने से ये रोग होता है। उससे भी ज़्यादा सही ये होगा कि आपको मालूम है कि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, एचबी, हीमोग्लोबिन। और वास्तव में आरबीसी की कमी मतलब किसकी कमी हो रही है, हीमोग्लोबिन की कमी। तो बोल दिया कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो भी क्या लिख देंगे, एनीमिया। लेकिन ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व होता है, Fe+2, लोह तत्व Fe+2 फेरस अवस्था में यहाँ पर पाया जाता है। तो वास्तव में हीमोग्लोबिन की कमी मतलब किसकी कमी हो रही है, लोह तत्व Fe की कमी हो रही है। इसकी कमी से इसकी कमी हुई, इसकी कमी होने से इसकी कमी हुई, और इसकी कमी होने से रुधिर की कमी हुई। डायरेक्टली लिख देते हैं शरीर में रुधिर की कमी से एनीमिया होता है, गलत। वास्तव में लोह तत्व की कमी से एनीमिया होता है। यह चीज आपको सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ध्यान देनी है, क्योंकि लोह तत्व की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन की भी कमी होगी, क्योंकि लोह तत्व से ही किसका निर्माण हो रहा है, हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। तो एनीमिया के अंदर तो आपको यही याद रखना है, रुधिर की कमी आ जाए तो भी लिख सकते हैं, आरबीसी की कमी तो भी ये लिख देंगे, Fe+2 लिख दें तो भी ये, और हीमोग्लोबिन की कमी लिखें तो ये क्या लिख देंगे, एनीमिया लिख देंगे। और एनीमिया के अंदर एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि ये स्प्लीन को सबसे ज्यादा डिफेक्ट करता है, क्योंकि
स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। जब आरबीसी की कमी होगी तो ये आरबीसी प्रोवाइड करेगा, लेकिन एक निश्चित समय तक, उसके बाद में स्प्लीन को वो क्या करने लगता है, प्रभावित करने लगता है, और गॉल ब्लैडर भी इससे प्रभावित होता है। आगे हम बात करेंगे मधुमेह डायबिटीज की। नाम फेमस है, जाना माना, पहचाना, सुना हुआ है। वास्तव में मधुमेह डायबिटीज होता क्या है, आपके जो रुधिर है उस रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा जब बढ़ जाती है तो कौन सा रोग होता है, मधुमेह डायबिटीज। वास्तव में ऐसा क्यों हुआ, शरीर में एक ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है अग्नाशय ग्रंथि। इस अग्नाशय ग्रंथि से दो हार्मोन निकलते हैं। एक हार्मोन जो निकलता है वो है इंसुलिन हार्मोन, और एक जो दूसरा हार्मोन है हमारा ग्लूकागोन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन जो है वो रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है, कम करता है। वापस समझेंगे, ये ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है, कम करता है। यह ग्लूकोज की मात्रा को क्या करेगा, रुधिर में कम करेगा। और ग्लूकागोन क्या है, ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाएगा। ग्लूकोज का मतलब यहाँ पर शर्करा से, शुगर से ही है, एक चीज़ का ध्यान देंगे। तो जो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाने वाला हार्मोन है वो कौन सा है, ग्लूकागोन हार्मोन। तो ये ग्लूकोज की मात्रा को क्या करेगा, बढ़ाएगा। और इंसुलिन क्या कर रहा है, कम कर रहा है। अब वास्तव में यहाँ पर क्या हो रहा है, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही है, कौन से, मधुमेह डायबिटीज के अंदर। तो ऐसा कौन सा हार्मोन की कमी हो गई जिसके कारण से ऐसा हुआ। तो समझने वाली बात यही है कि इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो कम करने वाला इंसुलिन हार्मोन की कमी हुई तो ही तो रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही है, क्योंकि ग्लूकागोन क्या कर रहा है, बढ़ा रहा मात्रा, लेकिन इंसुलिन उस पर क्या करता है, कंट्रोलिंग करता है। लेकिन अब कंट्रोलिंग करने वाला हार्मोन ही क्या हो चुका है, कम। तो इसलिए लिख सकते हैं कि मधुमेह डायबिटीज किसकी वजह से होता है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। तो ये हमने लिख दिया, इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। और ये हार्मोन किससे स्रावित होते हैं, अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है। और अग्नाशय ग्रंथि के कौन से भाग से, बाह्य स्रावी भाग से, बाह्य स्रावी भाग से, क्योंकि हार्मोन है जो अपने स्राव को कहाँ छोड़ देंगे, सीधा रुधिर में छोड़ देंगे। अब हम बात कर रहे हैं दाद। आपने देखा होगा मोस्ट ओवर जो कि हमारे नमी वाले स्थान होते हैं, जैसे ये है, या फिर जननांग के आसपास के क्षेत्र जहाँ पर क्या हो जाते हैं, दाद हो जाते हैं। दाद को इंग्लिश में बोलते हैं रिंग वर्म, और इसीलिए रिंग गार्ड आपने एक पेस्ट का यानी जो ट्यूब आती है उसका सुना होगा नाम, जो इस दाद के लिए लगाते हैं। तो देखिए इसके अंदर ये कवक जनित रोग है, कवक से होता है। सबसे इंपॉर्टेंट राग तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कवक, कि ये कवक से होने वाला रोग आपके सामने पहली बार कोई आ रहा है, कवक जनित रोग। और वो कौन से कवक हैं, तो पहला कवक तो है यहाँ पर है माइक्रोस्पोरम, माइक्रोस्पोरम। और जो दूसरा कवक, ये सारे वंश की बात कर रहे हैं कि इस वंश के जो कवक होंगे वो इस दाद को उत्पन्न करेंगे। तो माइक्रोस्पोरम हो गया। इसके बाद में हम बात करेंगे एपिडर्मोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन। तो माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटोन के बाद में हम बात करेंगे ट्राइकोफाइटोन के बारे में। तो लिख देंगे ट्राइकोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन। तीनों आपको नाम याद हो जाएंगे, माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटोन एंड ट्राइकोफाइटोन। वंश के जो कवक हैं वो दाद उत्पन्न करते हैं। तो ये तो हो गए रोग कारक। अब ये वास्तव में होता क्या है इसके अंदर, त्वचा पर सूखी सल की जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, सूखी सल के चकत्ते बन जाते हैं, चकत्ते बनना। और ये वास्तव में होते कहाँ पर है, शरीर में नमी वाले स्थान पर। एक तो ये त्वचा को प्रभावित करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, वह नमी वाले स्थानों पर क्या होते हैं, ये उत्पन्न होते हैं। जैसे नमी मतलब अंगुलियों के बीच में, यहाँ पर भी नमी होती है, तो यहाँ पर भी ये क्या होते हैं, दाद उत्पन्न हो जाते हैं। कभी दाद आपको ऐसे खुले में नहीं दिखाई देगा, दाद यहाँ पे जैसे अंगुलियों के बीच में नमी वाले स्थानों पर ही होता है। अब हम बात कर रहे हैं अनुवांशिक रोग हीमोफीलिया की। तो ये दोनों के दोनों रोग जो हैं वर्णांतता, ये दोनों के दोनों कैसे रोग हैं, अनुवांशिक। अनुवांशिक का मतलब ये कोई संक्रामक रोग नहीं है, और न ही ये रोग किसी के माध्यम से फैलते हैं, संक्रामक रोग नहीं है तो फैलने वाले नहीं है। ये क्या जन्मजात है, मतलब आपको पीढ़ी से पीढ़ी दर प्राप्त हो रहे हैं। तो ये हो गए अनुवांशिक जेनेटिकल डिजीज।
अब हीमोफीलिया का मतलब है हिम का मतलब है ब्लड से मतलब होता है, तो ये रुधिर से संबंधित है और इसे शाही रोग भी बोला जाता है। रीट के अंदर केवल इसमें यही पूछते हैं कि इसका क्या नाम है, शाही रोग भी इसे बोला जाता है। और सबसे पहले इसको शाही रोग क्यों बोला गया कि ये इंग्लैंड की जो महारानी थी, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के अंदर इसको सबसे पहले देखा गया था। तो इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के अंदर इसको सबसे पहले देखा गया था, इसलिए इसका नाम रख दिया शाही रोग इंग्लैंड की। अब इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट ये बात ध्यान देनी है कि जिस व्यक्ति को हीमोफीलिया रोग हो चुका है उसके रुधिर में, मतलब उसके शरीर में रुधिर का थक्का नहीं जमता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है यहाँ पर, रुधिर का थक्का नहीं जमता या रुधिर का थक्का नहीं बनता, ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है यहाँ पर कि हीमोफीलिया रोग के अंदर रुधिर का थक्का नहीं जमता या रुधिर का थक्का नहीं बनता। इसके ऊपर वीडियो अदर वीडियोस के अंदर पूरा डिटेल से बनाएंगे, या तो रीट के अंदर इतना ही पूछने वाले हैं। इसके अलावा वर्णांधता की अगर हम बात करें, कलर ब्लाइंडनेस की, तो ये कलर ब्लाइंडनेस रोग जो है मुख्यतः पुरुषों को अधिक प्रभावित करता है। ये मुख्यतः आपको किस में दिखाई देगा, पुरुषों में, मुख्यतः पुरुषों में दिखाई देता है। और वास्तव में इस रोग में दो रंग ऐसे होते हैं, लाल व हरा, लाल व हरा रंग। पहचान करने में क्या हो जाता है, वो असमर्थ हो जाता है या असक्षम, तो पहचानने में वो असक्षम हो जाता है। जिस व्यक्ति को ये वर्णांधता रोग होगा वो लाल व हरा रंग को पहचानने में क्या होगा, असक्षम। और ये मुख्यतः किसमें देखने को मिलेगा आपको, पुरुषों में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये मादाओं में भी प्रभावित करता है, मतलब स्त्रियों में भी क्या होता है, प्रभावित होता है, स्त्रियों को भी प्रभावित करता है। लेकिन कब, जब उनके दोनों लिंग गुणसूत्र मतलब सेक्स क्रोमोसोम्स X और X, अगर दोनों के दोनों गुणसूत्र अगर प्रभावित हों तो ये स्त्रियों में भी हीमोफीलिया रोग हो सकता है। जब निषेचन के दौरान लिंग निर्धारण सेक्स डिटर्मिनेशन के ड्यूरिंग अगर X और X क्रोमोसोम्स दोनों के दोनों अगर प्रभावित होते हैं तो ये स्त्रियों के अंदर भी वर्णांधता देखी जा सकती है। इस प्रकार से ये वीडियो हुआ कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।